नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाज पर। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 अर्थात संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके साथ साथ हम देशी रियासतों के एकीकरण और इसके साथ राज्यों के गठन और पुनर्गठन की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है और संघ और इनके क्षेत्र की चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1। ठीक है, तो जब भी आप अनुच्छेद पढ़िएगा तो दोस्तों तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे अनुच्छेद में एक एक शब्दों पे बहुत सारे अर्थ छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इंडिया, भारत और राज्यों का संघ, इनका मतलब है। ठीक है, ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक तो देश का नाम के बारे में ये बताता है, एक इंडिया कहा गया है, एक भारत। तो इंडिया लिया गया है हमारी प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत जो नाम है, यहाँ के जो प्राचीन राजा थे भरत के नाम पे भारत इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। तो देखिए इस अनुच्छेद 1 से हमको क्या चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है, नाम यहाँ पे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। और दूसरा चीज क्या पता चलता है कि देश की जो राज्य पद्धति है इसकी प्रकार क्या है, किस प्रकार का है। तो ये राज्यों का संघ कहा गया है। तो राज्यों का जो संघ है, देखिए यूनियन और फेडरेशन दो तरह के संघ होते हैं। ठीक है, यूनियन और फेडरेशन दोनों को हिंदी में संघ कहा जाता है, इसलिए मैं आपको दोनों का मतलब समझाने वाले हूँ। भारत जो है इस तरह का है, यूनियन है भारत। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, अगर ये भारत है, ठीक है, तो ये अगर भारत है तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, तो विनाशी राज्य चाहे तो नष्ट हो सकते हैं, टूट कर जुड़ कर, ठीक है, बन सकती हैं, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकती। राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं है। तो राज्य विनाशी है, भारत नहीं है। ठीक है, अविनाशी संघ है। ठीक है, तो राज्यों को अलग होने की शक्ति है। जो इस तरह की व्यवस्था जो होती है उसे यूनियन कहा जाता है। भारत इसी तरह के से व्यवस्थित है। ठीक है, और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य हैं वो चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, राज्यों को अलग होने की शक्ति है, बिल्कुल इसके विपरीत होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गए। तो ये हो गया आपका यूनियन और फेडरेशन। अब अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ बातें हैं उस पर भी हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे राज्यों को संघ बनाने का कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि जो भारत है, भारत संघ है, राज्यों के समझौते से भारत नहीं बनाया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि हमने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भारत के राज्यों को बांटा है, ना कि राज्यों ने भारत को बनाया है। भारत ने राज्यों को बनाया है, इसलिए जो है भारत एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ऐसा अम्बेडकर जी ने कहा था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 पे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 2 पे क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति संसद को है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश। देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग करता है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 2। देखिए अगर ये आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपका भारत है तो आर्टिकल नंबर 2 से आप क्या कर सकते हैं, नए राज्यों को संघ में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब इसके जो इर्द गिर्द राज्य या स्थान है, भूभाग है, उसको आप भारत में प्रवेश दे सकते हो। ऐसे राज्यों को प्रवेश दे सकते हो जो भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और जबकि आर्टिकल नंबर 3 में क्या होता है, ऐसे राज्यों का गठन पुनर्गठन होता है जो भारत का हिस्सा होते हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ बन गया मध्य प्रदेश से टूटकर, तो वो सारी चीजें जो होती है जो भारत के हिस्सा होती है वो अनुच्छेद 3 है। तो आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें संसद के पास दो शक्तियां होती है। पहला, नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश, ये ऐसे राज्य जो होते हैं जो पहले से ही राज्य होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है नए राज्य का गठन, मतलब अगर भारत के आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों की जनसंख्या है, वो वहाँ पे अच्छा शासन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो राज्य भी नहीं है, लेकिन उनको वो राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं है, तो उसको संसद क्या है, राज्य बना सकता है और उसको राज्य के रूप में अस्तित्व में ला के भारत में सम्मिलित कर सकता है। तो इस तरह से दो शक्तियां होती है संसद के पास। तो भारत ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि भारत संप्रभु राज्य है। ठीक है, संप्रभु मतलब भारत अपने विदेशी मामले और आंतरिक मामले के रूप में स्वतंत्र है, ये भारत किसी के अधीन नहीं है। तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है।
तो ऐसा अनुच्छेद 2 के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नोट की आप याद रखिए, नोट की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ऐसा करने के लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 2 के तहत कुछ बने राज्य के उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे गोवा। तो गोवा पहले पुर्तगाली क्षेत्र था जो भारत में सम्मिलित हुआ, ठीक है, मतलब भारत का हिस्सा तो नहीं था गोवा, जिसको भारत में सम्मिलित किया गया किससे, अनुच्छेद 2 से। उसी तरह पौंडीचेरी जो फ्रांसीसियों का था, ठीक है, सिक्किम हो गया जो एक अलग राष्ट्र था, 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत बना। कैसे बना, क्या क्या हुई, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को हम मैप में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत बने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सिक्किम हो गया, दमन और दीव हो गया, दादर और नागर हवेली हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी को मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि जो है पौंडीचेरी आपका 3 राज्य से मिलकर बना है। आपका केरल में है माहे, ठीक है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा कैराकल और पौंडीचेरी, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है। इन चारों को मिलाकर केंद्र शासित बनाया गया पौंडीचेरी को। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 3, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण और नाम परिवर्तन। ये बिल्कुल अनुच्छेद 2 की तरह ही लगता है, बस अंतर ये है कि जिस राज्य में परिवर्तन होता है वो भारत का ही हिस्सा होता है, ठीक है। भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन या बंटवारे की व्यवस्था करता है। कौन करता है, शक्ति किसको होती है, सेम इसमें भी किसको होती है, संसद को होती है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के सिफारिश पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 2 में ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन अनुच्छेद 3 में ऐसा करना पड़ता है। इसके तहत संसद क्या क्या कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये 4 शक्तियां जो है संसद के पास है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 3 में कुछ शर्तें हैं, ऐसा करने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो जो मैंने बता दिया कि कोई भी अध्यादेश होगा तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, और दूसरा है कि उस अध्यादेश को राष्ट्रपति पहले संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य मतलब अगर मध्य प्रदेश का नाम परिवर्तन करने से रिलेटेड बात चल रही है, मध्य प्रदेश वाले चाहते हैं कि उनका नाम परिवर्तन किया जाए, तो वहाँ के विधानसभा में ये चीज भेजी जाएगी और उनका मत जानने के लिए ये जो है अध्यादेश भेजा जाएगा, और ये मत जो है निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति या संसद विधानसभा के इस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति और संसद जो है स्वतंत्र है अपने विचार को रखने के लिए, ठीक है। ये विधानसभा में भेजती है मत के लिए, लेकिन उससे बाध्य नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती ऐसा करने के लिए, ठीक है। इसके तहत बने राज्य के उदाहरण है छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूटकर बना, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना, ठीक है। तेलंगाना नवीनतम राज्य है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य जो है बना भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश से टूटकर। और जो नाम परिवर्तन हुए हैं जिन राज्यों का, उनको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। जो चीज़ हम मैप में पढ़ते हैं वो हमें आसानी से याद हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं 1969 में मद्रास हो गया तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए 1969 में जो तमिलनाडु था पहले मद्रास कहलाता था, तो मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु किया गया 1969 में। दूसरा देखते हैं 1973 में मैसूर को किया गया कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो राज्य है पहले मैसूर नाम से जाना जाता था। 1992 में दिल्ली को किया गया एनसीआर दिल्ली, ठीक है। 2006 में किया गया उत्तरांचल को उत्तराखंड, और 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा किया गया। तो ये सारी चीज आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 2006 में एक और है पौंडीचेरी को पुदुचेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। तो चलिए अनुच्छेद 1, 2, 3 हम पढ़ लिए। अब बात करेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ये सिंपल ये कहता है कि अनुच्छेद जो 2 है और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 जहाँ पे हम नए राज्य की प्रवेश करते हैं और अनुच्छेद 3 जहाँ पे नए राज्य के निर्माण करते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है। ये बात अनुच्छेद 4 में कही गई है। इसके साथ साथ एक और बात कही गई है कि ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत हम कोई भी काम करते हैं तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साधारण बहुमत मतलब 50% से कम एक ज्यादा, ठीक है, 50% प्लस। जैसे कि अगर आपके 100 सदस्य हैं तो कम से कम 51 सदस्य राज्य होना चाहिए, इसको कहते हैं साधारण बहुमत। और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। सामान्य विधायी प्रक्रिया मतलब पहले वो जाएगा, जो बिल होता है, जो अध्यादेश होता है, वो कहाँ पे जाता है, पहले जाता है लोकसभा के पास, ठीक है, लोकसभा के पास पहले जाता है, यहाँ पास होने के बाद जाता है राज्यसभा के बाद, इसके पास राष्ट्रपति यहाँ पे जो है अपना ऑथेंटिकेशन करती है, सिग्नेचर करती है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इस तरह से कुछ होता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जो होता है काम, ठीक। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव। सबसे पहले बात करेंगे इनमें हम देशी रियासतों का एकीकरण। तो आप सभी को पता होगा जो भारत इतना बृहद भारत है
ये पहले बहुत छोटे छोटे भागों में बटा था, करीब 565 देसी रियासतों को मिलाकर भारत बनाया गया है। ठीक है, तो आज़ादी से पहले क्या थी, राजनीतिक इकाइयां दो भागों में बटी थी। एक को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत और एक को कहा जाता था देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे क्या होता था, अंग्रेजों का शासन चलता था, और देसी रियासतें जो राजे रजवाड़ों का जहाँ पे शासन चलता था। ठीक है, तो इस समय भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ, 3 विकल्प इनको दिया गया देसी रियासतों को। पहला ये कि भारत में शामिल हो जाए, दूसरा कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा ये चाहे तो अपना एक देश बना ले, स्वतंत्र रहे। 3 विकल्प ऐसा दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से 565 से 562 देसी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसी लौह पुरुष नहीं कहा जाता। ठीक है, इन्होंने इतना वृहद जो भारत है उसको बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। 565 देसी रियासतों को मनाना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो ये साम दाम दंड भेद जो इनको लगा, जैसे मनाने को लगा देसी रियासतों के राज रजवाड़ों को, सारे तरीकों से मनाया। ठीक है, किसी को अनुरोध करके, ठीक है, तो किसी को डरा धमका कर, तो किसी के कनपट्टी में गोली रख के, बहुत तरीकों से, हर तरीकों से इन्होंने कोशिश किया कि सब जो है भारत से मिल जाए। तो 562 देसी रियासतें तो मिल गई, बची 3 देसी रियासतें। कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने टोटली मना कर दिया भारत में शामिल होने से। भारत में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया गया देसी रियासतों के विलय के लिए, और इनके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अंततः ये तीनों भी भारत में मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। जुलाई 1947 में देखते हैं जूनागढ़ जनमत संग्रह से भारत में मिल गया। देखिए यहाँ पे जूनागढ़ है गुजरात के पास, और यहाँ पे देखिए इधर एरिया जो है पाकिस्तान का है। ठीक है, और जो जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और वो चाहते थे कि वो चले जाएं पाकिस्तान में, और यहाँ की जो जनता थी, मैक्सिमम जो जनता थी वो हिंदू थे, ये चाहते थे भारत में मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे जनमत संग्रह हुई, ज्यादातर लोग भारत में मिलना चाहे, और अंततः ये जो है जुलाई 1947 में भारत का अभिन्न भाग बन गया जूनागढ़। ठीक है, तो इस तरह से ये जूनागढ़ मिल गया भारत में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो देखिए यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, 26 अक्टूबर 1948 को विलय पत्र के माध्यम से मिला। तो इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है आपका, ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो जब भारत स्वतंत्र हुई, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए, उसके कुछ समय बाद जो पाकिस्तान के फोर्स थे, आर्मी थे, उन्होंने कबीलाओं के रूप में यहाँ पे अटैक किया, आक्रमण किया कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा थे हरीश सिंह, इन्होंने इंडिया से मदद की गुहार लगाई, भारत में मदद की गुहार लगाई। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा कि आप हमारे राज्य के हिस्सा नहीं हो, अगर आप हिस्सा बन जाते हो, ठीक है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो राजा हरीश सिंह थे, इन्होंने विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बनने को स्वीकार किया, और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। फिर यहाँ पे भारत की आर्मी गई, ठीक है, यहाँ पे युद्ध हुआ, और इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद। तो यहाँ पे है हैदराबाद। ठीक है, तो देखिए हैदराबाद के जो राजा थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, वो मिलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, यहाँ के लोगों में भारी हिंसा हो रही थी। ठीक है, यहाँ की जो एरिया में काफ़ी हिंसा होने लगी थी। फिर अंततः यहाँ पे सैन्य कार्रवाई करके, पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भी भारत में मिलाया गया। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, जम्मू कश्मीर विलय पत्र से, और हैदराबाद सैन्य कार्रवाई से। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।